हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का जैम पेपर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिटेल में। ठीक है, और कुछ पॉसिबल हो तो मैं रेफरेंस बता जाऊंगा। और लेवल की अगर बात करें तो इस बार मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे ऑर्गेनिक में जो कि कभी आए नहीं है, मतलब और या फिर बोल सकते हो काफी डिफिकल्ट लेवल के थे, मतलब वो जो कि अक्सर अपन टीवाईबीएससी तक पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो पेपर तो भैया आईआईसी ने सेट किया था तो थोड़ा लेवल करेगा, बट इतना लेवल करेगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट हालांकि अगर क्लिडन बुक वगैरह पढ़ी होगी अपने टीवाईबीएससी वगैरह में, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए होंगे। जो डिफिकल्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ रेफरेंस के हाथ में कुछ अपन डिस्कशन करेंगे सब चीज का। ठीक है, तो देखो, अभी जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, यही सबसे पहले सबको बाउंसर गया होगा क्वेश्चन ये। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मल में, ये बेसिकली जो सेक्शन होता है क्वेश्चन का इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, जो कि जनरली इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है जेम लेवल पे। नेट या गेट के बच्चे इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या करना होता है अपने को, 3 तरह के इसमें ग्रुप दिए। जैसे कि देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली इसको अपन बोलते हैं एसिटल, ये हो गया तुम्हारा थायोकीटल, ये हो गया तुम्हारा एसिटल। ठीक है, ये खाली साइक्लिक एसिटल है बस ये वाला। तो देखो ये 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिए तुमको, प्रोटेक्टेड है सभी ये। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना था हमको कि भैया इसमें जो एजेंट डालना है अपने को डी प्रोटेक्शन करने के लिए, वो डालना है ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, बट टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 आवर का टाइम दिया है तुमको। तो अभी सबसे पहले अगर अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सोचना पड़ेगा इसके अंदर, तो देखो सबसे पहले अपन ऑप्शन क्या एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन दी है अपने को, ये बहुत माइल्ड कंडीशन है। हालांकि एसिड स्ट्रांग है बट कंडीशन माइल्ड है, 0 डिग्री सेल्सियस से टाइम भी 1 आवर है अपने पास में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि जो सल्फर वाला कंपाउंड है, नॉर्मली थायोकीटल को अगर अपने को डी प्रोटेक्ट करना है तो अपने को मरकरी के कुछ कंपाउंड चाहिए रहते हैं इसमें, मरकरी के कंपाउंड। ठीक है, अगर अपने को नॉर्मली इसको करना है तो मरकरी कंपाउंड नहीं है तो हम क्या कर सकते थे, इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई इसको एलिमिनेट करके छोड़ देते थे। ठीक है, अभी इसको एलिमिनेट अगर तुम कर रहे हो तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जा रहा है, आपका ऑप्शन 1 या 4 में से आपका ऑप्शन बनने वाला है। ठीक है, जिधर रिटेंड है। अभी अभी दूसरे जो कंपाउंड बचे हैं तुम्हारे पास में, ये एसिटल है और साइक्लिक एसिटल है। ठीक है, अब इसमें से ज्यादा अगर स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होता है, साइक्लिक एसिटल इज मोर स्टेबल देन योर ओपन चेन एसिटल, है ना। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इससे भी ज्यादा स्टेबल क्या होता है तुम्हारा, थायो एसिटल, 5 एमएड पे 6 एमएड भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है बेसिकली। तो ये माइल्ड कंडीशन में क्या मालूम है, सिर्फ यही डिप्रोटेक्ट होएगा, ये सिर्फ डिप्रोटेक्ट होएगा सिलेक्टिवली 1 आवर में और नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए अभी, अगर आप 1 और 4 को देखोगे तो 1 और 4 में दोनों भी ये कर दिए, उसने डिप्रोटेक्ट कर दिए, साइक्लिक को भी कर दिया और असाइक्लिक को भी कर दिया। ठीक है, बट 1 में क्या लिखा हो रहा है, साइक्लिक वाला दोनों भी रिटेंड है, खाली ओपन चेन वाला डिप्रोटेक्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाले बहुत चांसेस थे। बट इसका अगर मैं रेफरेंस आपको बोलूँ ना, तो एज इट इज तुम्हारा क्लिडन में से पूछा गया है। ये क्लिडन में जो इनिशियल के टॉपिक्स है तुम्हारे, मेरे ख्याल से आई गेस 11th चैप्टर है तुम्हारा, जिसमें लिखा, चैप्टर का नाम आई गेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विदाउट कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा कुछ तो चैप्टर का नाम है, क्लिडन उसमें से लिया गया है। और सेम एग्जांपल थोड़ी एक एडवांस बुक है ऑर्गेनिक की, जिसको बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की बुक है पर्टिकुलरली, उसका नाम है ग्रीन एंड वुड्स। ये तो काफी हाई लेवल की बुक है, मतलब ये बच्चे जो रिसर्च करते हैं वो लोग यूज करते हैं। बट एक लेडन में भी दिया गया है, एज इट इज एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। बट हाँ, पता होना चाहिए एग्जैक्टली, क्लेडन पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा समझ में आएगा कि 1 और 4 में आप अटकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो ये तो भाई सिंपल रिएक्शन है,
इलेक्ट्रोसाइक्लिक का रिंग क्लोजिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, ये कौन सी भी बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप पेरासाइक्लिक के लिए कोई भी बुक पढ़ते हो, क्लेडन पढ़ते हो या फिर आप सुनील कुमार पढ़ते हो, कोई भी बुक आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल का। तो इसमें क्या दिया गया अपने को, इसमें जो ये ट्राइन सिस्टम है, ये जो ट्राइन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या दिया है तुमको, हीटिंग कंडीशन दिया है। तो अभी इसके देखो, इसके ऑर्बिटल अगर देखेंगे अपन, ट्राइन के ऑर्बिटल अगर देखेंगे तो अपन लिखते हैं साई 1, 6 ऑर्बिटल हो गए, देखो 6 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं इसको। देखो 3 पाई बॉन्ड है मतलब 6 पाई 6 पाई ऑर्बिटल्स होएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अपन एमओटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये 6 मैंने लिख दिए इसके वेव फंक्शन। अभी इसमें से मुझे क्या करना पड़ता है, हीटिंग कंडीशन मेंशन की गई है मुझे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, मिरर सिमेट्री, मिरर असिमेट्री, मिरर सिमेट्री, मिरर असिमेट्री, मिरर सिमेट्री, मिरर असिमेट्री। इसको मैं ससा के नाम से डायरेक्टली इजी फाइंड आउट करता हूँ, याद रखता हूँ मतलब। तो देखो इसमें जो मेरा होमो रहेगा, हीटिंग कंडीशन में ये होमो रहेगा मेरा, और लाइट कंडीशन में मेरा ये एक्साइटेड होमो रहेगा। बट दिया गया है मुझे हीटिंग कंडीशन, तो मुझे मिरर सिमेट्री बनाना पड़ेगा जो ऑर्बिटल्स बनाऊंगा मैं। तो वो कैसे बनाऊंगा मैं, सिंपल, मुझे खाली क्या ध्यान रखना है भाई, एंड ऑर्बिटल्स क्या है मेरे। तो जब भी एंड ऑर्बिटल्स बनाऊंगा मैं इसके, क्योंकि मुझे पता है कि पैरासाइक्लिक में मैक्सिमम जो पार्ट करते हैं रिएक्शन वो एंड ऑर्बिटल्स करते हैं, तो उसकी सिमेट्री मुझे बनानी है। तो वो क्या है, मेरी मिरर सिमेट्री है। तो जो लास्ट के जो मिरर लोब बना रहा हूँ मेरे को इस तरीके से, काफी सिंपल रिएक्शन होता है ये। मैंने काफी डिटेल वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, अगर आप केमस्पार्क के चैनल पे जाओगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी है, तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटी है तुम्हारी सब कवर कर दी उसने इलेक्ट्रोसाइक्लिक की। अगर वो एक बार आपने कर ली तो आपका कोई भी लेवल हो, नेट हो, गेट हो, टीआईएफआर हो, सब लेवल कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं ग्रुप बताऊँ आपको, तो देखो अभी इधर देखो स्टार्टिंग मेटल में जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ, एक मिथाइल को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, एक मिथाइल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, और हाइड्रोजन जो है मैं ब्लू में कर लेता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है इधर ये ब्लू में कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी मैंने इतना ही ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा मेरा, मिरर सिमेट्री बराबर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस प्लस ज्वाइन कर देता हूँ मैं इसमें, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये क्योंकि मैंने, क्योंकि मुझे मतलब साई 3 का मिरर सिमेट्री इसके लिए की। तो जनता भी क्या करना है, मुझे सिर्फ प्लस प्लस को जोड़ना है या फिर माइनस माइनस को जोड़ना है, कोई भी कर सकता हूँ। तो जब मैं इस तरीके से इसको जोड़ूंगा, ये प्लस को इधर लेके जाऊंगा, समझो मैं ये प्लस को अगर समझो मैं क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये प्लस को मेरे को अगर इधर से ज्वाइन कराना है तो एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना पड़ेगा, ये प्लस को मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। तो ये जो मोशन है, जो हमने ऑर्बिटल, जो मैंने ये ऑर्बिटल को मूव किया है, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं बोलता हूँ डिसरोटेटरी मोशन, डिसरोटेटरी मोशन, डिसरोटेटरी मोशन। इसको रट्टा भी मार सकते हो तुम, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, मैं समझा रहा हूँ खाली बस तुमको, डिसरोटेटरी मोशन। तो ये जब भी ज्वाइन कर दूंगा मैं तो क्या बनेगा मेरा मालूम है, इसके बाद में इधर देखना अच्छे से, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। अब देखो जब ये, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख दो, ए वाला जो ऑर्बिटल उसको अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करा तो मिथाइल मेरा ऊपर चले जाएगा, ये मिथाइल मेरा ऊपर चले गया, ये एच मेरा नीचे आ गया, बराबर है। वैसे मैंने अगर बी वाले को मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो उसका भी मिथाइल ऊपर चले गया, तो एच नीचे आ गया, ठीक है। अगर आप समझो इसको दोनों को, अगर आप समझो उल्टा करते, मतलब अगर आप समझो माइनस माइनस को ज्वाइन करते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको देखो मैं उसको ब्लू से बताता हूँ, आपको फिर ऐसे करना पड़ता, ये इधर जाता और ये इधर जाता, इस तरीके से कुछ करना पड़ता, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता मॉलिक्यूल, आपको जो इसके हिसाब से जो मॉलिक्यूल बनता वो भी ऐसे ही बनता कुछ, उसमें खाली मिथाइल मिथाइल नीचे आ जाते बस इस तरीके से, मिथाइल मिथाइल एच एच, ये दोनों भी सेम ही तो है, ठीक है। अभी क्या आएगा इसके आगे, कुछ डबल बॉन्ड जो अंदर है वो रीअरेंज हो जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से, दोनों भी सेम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है। इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो हमारे चैनल पे मैंने काफी डिटेल में बनाया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक के वीडियो, आप देख लेना, ठीक है। इसमें काफी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताई मैंने आपको, ठीक है। हाँ
अब देखो, हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली क्या होता है, HCN जो है ना ये तुम्हारा वीक एसिड होता है। HCN तुम्हारा वीक एसिड होता है, तो KCN हो गया, कभी कभी कुछ KOH भी होता है, कभी तुम्हारा H2SO4 होता है। ये सब क्या होता है, ये बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं। ये तुम्हारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो HCN में से इसको HCN को इजीली आयोनाइज करा देते हैं। ये क्या करते हैं, HCN को इजीली आयोनाइज करा देते हैं और साइनाइड आयन फटाक से लिबरेट हो जाता है उसके अंदर से। ठीक है, अभी एम्बीडेंटेड है तो तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, इस तरीके से बना लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, साइनाइड बन जाएगा इस तरीके से। बट अभी इधर क्या देखना, जैसे क्या देखने का जैसे है मालूम है इधर कि भाई HCN जो है ये 1,2 एडिशन करेगा या 1,4 एडिशन करेगा। ठीक है, और अपने को क्या बताया कि 1,2 एडिशन इज अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन इज अ थर्मली कंट्रोल प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली HCN जो है ये क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली बॉर्डर लाइन पे होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, मतलब हार्ड और सॉफ्ट का अगर कंसीडर करेंगे तो। बट टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल एज इट इज क्लिडन में से लिया गया है तुम्हारा। तो इसमें क्या देखेंगे अपन कि टेम्परेचर मेंशन है मेरे को 160 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये TCP बनने वाला है, थर्मोडीनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनने वाला है इसके अंदर। ठीक है, और TCP प्रोडक्ट कौन सा होता है मेरा, 1,4 एडिशन। तो उसके हिसाब से अगर मैं आंसर बोलूँ आपको तो डायरेक्टली इसका आंसर होने वाला है 4। ठीक है, बट और थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं अपन। देखो ये एज इट इज क्लिडन में से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसकी पिक भी डाल दी इधर, ऊपर वाले की पिक भूल गया मैं डालने को। ठीक है, बट आप देख सकते हो, उसके चैप्टर का नाम बता दिया मैंने। तो ये जो चैप्टर तुम्हारा कॉन्जुगेट एडिशन करके चैप्टर है क्लिडन में, उसमें से लिया गया है क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये बताया भी गया अच्छे से। अगर आप देखोगे ये एग्जांपल देखो इधर, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर है तो आपको मिल जाए 1,2 एडिशन, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। और अगर ये सेम कंपाउंड को अगर आपने 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो आपको मिल रहा है 1,4 एडिशन, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। अब देखो काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो फास्ट बनता है बट स्टेबल नहीं रहता है, मतलब वो रिवर्सिबल की टेंडेंसी रखता है। तो देखो इस तरीके से, देखो ये वाला एग्जांपल देखो जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ अभी आपको। देखो ये देखो क्या है तुम्हारा, ये रिवर्सिबल है बट काइनेटिक प्रोडक्ट है, फास्ट बन रहा है। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे, देखो ये अगर आपने ये देखा, इथेनॉल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, स्लो बन रहा है बट इरिवर्सिबल है। ठीक है, अभी देखो TCP प्रोडक्ट जो होता है ना, अगर अपने को एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं किया है टेम्परेचर वगैरह, तो अपन जनरली क्या करते हैं, TCP को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बट ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है, मतलब, या फिर TCP प्रोडक्ट ये वाले केस में इरिवर्सिबल क्यों है, अगर उसको अगर अपन थोड़ा समझने चाहेंगे ना, थोड़ा ऐसे समझते, देखो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं अपन उसके अंदर। देखो इन जनरल अगर आप समझो कोई कंपाउंड को एडिशन कराते हो, तो देखो इसमें जो है कार्बन डबल कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है रफली, इसकी रफली एनर्जी होती है तुम्हारी कुछ 280 किलो जूल। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी होती है 369 किलो जूल। मतलब आपने को पता है कि पोलर डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सॉरी, पोलर डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन योर नॉन पोलर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग ज्यादा है सी डबल बॉन्ड सी से। ठीक है, तो उसके लिए हिसाब से क्या देखेंगे अपन कि देखो एडिशनल चीज क्या आ रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो इधर भी बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 1,2 एडिशन ही बन रहा है, बट 1,2 एडिशन में तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ लॉस हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी इंटैक्ट है तुम्हारा, तो ये केस में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, सी डबल बॉन्ड ओ की, तो इसके लिए ये इरिवर्सिबल हो जाता है, या फिर बोल सकते ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, इसको 1,4 एडिशन नाम दे दूंगा। ये जो कंपाउंड बन रहा है मेरा इधर, ये 1,4 हो जाएगा। देखो अगर ये प्रोडक्ट अगर ड्रॉ करूं मैं इधर, तो इधर इस मेंशन करूं, तो देखो इसको नंबरिंग कैसे करते हैं अपन, 1 2 3 4, तो मेरा एडिशन किधर हुआ है, 1,4 पे हुआ है एडिशन, इधर ये वाले डबल 1 पे हुआ है बस एडिशन, तो इसके लिए मेरा ऑप्शन बन जाएगा 4। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन था, और डिटेल आपको पढ़ना है तो क्लेडर में पढ़ सकते हो, ये लिखा भी गया है, देखो क्लेडर में काफी ज्यादा अच्छे से दिया गया है। प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म फास्टर इज काइनेटिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म स्लोअर इज थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, सिमिलरली condition that give rise to kinetic product are called kinetic control,
थर्मोडाइनमिक कंट्रोल। और तुमको ये भी पता है कि काइनेटिक प्रोडक्ट को अगर तुमने ज्यादा टाइम रखा तो विद टाइम या फिर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो टीसीवी में कन्वर्ट हो सकता है, बट उतना सब डिटेल पूछा नहीं था एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था अपने को। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो एनएमआर का है ये डायरेक्टली, और ये भी शायद पाविया से लिया गया है, ठीक है। अभी इसमें देखो, पाविया बहुत अच्छी बुक है तुम्हारी एनएमआर की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया थियरी वगैरह उसके अंदर। अब देखो तो इसमें एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर की वैल्यू दे दी गई तुमको 7.31, 7.21, 4.5, 2.3। तो देखो एरोमेटिक जो रीजन है इसके अंदर, एरोमेटिक रीजन है वो है तुम्हारा 7.31 जो 2 हाइड्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और 7.21 जो भी 2 हाइड्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। जे वैल्यू दी नहीं है बट ठीक है, उसके बिना भी अपन आंसर निकाल लेंगे इसका। और एलिफेटिक जो रीजन है तुम्हारा इसके अंदर वो है 4.5 2 हाइड्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और 2.3 जो कि 3 हाइड्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखो 4.5 अगर देखेंगे अपन तो ये काफी डिशिल्डेड हो गया एलिफेटिक रीजन के हिसाब से, डिशिल्डेड हो गया या फिर डाउनफील्ड हो गया, जैसे भी आपने पढ़ा हो, रिलेटेड टू 2.3, ठीक है। अभी अब देखो जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है 2 हाइड्रोजन का, तो एनएमआर में इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसे दिखेगा अपने को, एरोमेटिक रीजन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ऐसे, इसको अपन बोलते हैं रूफिंग पैटर्न, रूफिंग पैटर्न, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू होगी ना तुम्हारी, तो देखो ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है तुम्हारी 7.21 को, और ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है तुम्हारी, सॉरी बीच में आएगा ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है तुम्हारी इधर 7.21 को, और ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है तुम्हारी 7.31 को, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसमें क्या देखना है मुझे मालूम है, इसको मैं बोलता हूँ रूफिंग पैटर्न या फिर पैरा पैटर्न, मतलब पैराडाई सब्स्टिट्यूशन होगा ना तुम्हारा, पैराडाई सब्स्टिट्यूशन, पैराडाई सब्स्टिट्यूशन तो आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, और नंबर ऑफ पिक्स भी 2 ही है इसके अंदर, बट इसके अंदर आप देखोगे सेकंड वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ पिक्स ज्यादा आएगी तुम्हारी, ठीक है। और वैसे ही नंबर ऑफ 2 और 3 को तो आप ऐसे अलाइनमेंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ पिक्स के हिसाब से मोर देन 2 पिक्स एरोमेटिक रीजन में, तो इसके हिसाब से तो ये अवॉइड हो जाएगा। कंफ्यूजन किस में रहेगा अपने को मालूम है, 1 में और 4 में। तो 1 और 4 का जो कंफ्यूजन है तुम्हारा, ये केमिकल शिफ्ट से हल होएगा तुम्हारा, केमिकल शिफ्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। जैसे कि देखो 4.5 पे जो 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन जो जगह पे डिशिल्डेड है, तो वो किसकी वजह से रहेंगे, तो देखो फर्स्ट वाले में अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो देखो ये जो CH2 है ये हेलोजन ग्रुप है, ये -I ग्रुप है, बराबर है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक से अटैच्ड है। तो एरोमेटिक में मुझे पता है कि वो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट वगैरह होता है, जिससे क्या होता है ये डिशेडेड हो जाता है थोड़ा प्रोटॉन में। तो इस तरीके से क्या आएगा, अगर ये वैल्यू तुम्हारी देखो, अगर सिंपली एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक खाली ये एरोमेटिक रीजन के हिसाब से अगर मैं देखता है इसको, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी कि तुम्हारे कुछ 2.8 के आसपास होनी चाहिए थी, बट हालांकि हेलोजन भी अटैच्ड है, इसके लिए इसकी वैल्यू किधर जा रही है तुम्हारी 4.5 पे जा रही है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है तुम्हारा, ये तो भैया इसमें खाली क्या आएगा, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा है तुम्हारा, इससे वजह डिशेल्डिंग होगा, तो इसकी वैल्यू चली जाएगी तुम्हारी कुछ कितनी दी है, 2.3 दी है। बस ये आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो सबके सब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी थे, तो मतलब ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि सब डिफिकल्ट डाल दिया था जैम में करके, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। अब देखो अगर ये क्वेश्चन देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बेसिकली तुम्हारा पूछा गया था जनरल प्रिंसिपल से, ठीक है। तो आईआर और माइक्रोवेव जनरल प्रिंसिपल जो होता है, देखो BF3CH4, तो BF3 अगर आप देखते हो तो इसमें भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, CH4 अगर अपन देखते हैं तो इसमें भी डायपोल मोमेंट तुम्हारा 0 होता है, डायपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू जो 0 आने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास में, बोथ BF3 एंड CH4 आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। एक मिनट ना, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायपोल मोमेंट 0 है, तो इंफ्रारेड बोथ इंफ्रारेड एक्टिव, CH4 is microwave active,
BFC माइक्रोएक्टिव इंफ्रारेड एक्टिव। इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, दोनों भी इनएक्टिव होने चाहिए थे वैसे ये। ठीक है चलो इसको थोड़ी देर बाद में देख लेते हैं अपन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अगर डिस्कस करें अपन, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ, ये ऐसे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार इसमें, लेट मी चेक बट ठीक है चलो लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं अपन, मुझे भी ओपन करना पड़ेगा पूरा पेपर अभी। अब देखो इसमें अगर देखेंगे अपन तो ब्रोमिनेशन करना है, दोनों रिएक्शन में ब्रोमिनेशन दिया है तुमको, ठीक है। तो एक जगह पायरोल दिया है तुमको और एक जगह दिया है तुमको पिरिडिन, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई पिरिडिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इजी नहीं होता है, ठीक है, बट पिरिडिन में किधर किधर कैटलिस्ट जैसा भी यूज करता हूँ ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है। कैसे यूज करते हैं उसका एडवांटेज इधर आएगा। अब देखो अगर मैं रिएक्टिविटी आपको बुलाऊं बताऊं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट किधर होएगा तुम्हारा, पायरोल पे होगा, फिर होता है तुम्हारा फ्यूरेन पे, अगर रिंग के हिसाब से अगर देखूं मैं, फिर होता है तुम्हारा थायोफिन पे। इस तरीके से होता है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी इसमें भी अगर देखेंगे अपन तो देखो थायोफिन पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अपन, मोनोब्रोमिनेशन वगैरह का प्रोडक्ट, पायरोल पे भी कंट्रोल हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से मोनोब्रोमिनेशन, बट पायरोल पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो काफी चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है, इतना ज्यादा फास्ट एडिशन होता है, तो इस सब जगह ब्रोमीन लग जाते हैं तुम्हारे, सिलेक्टिविटी नहीं मिल पाती, मतलब तुम्हारा रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सब जगह तुम्हारे ब्रोमीन लग जाएगा, इस तरीके से ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हालांकि कुछ रिसर्च लोग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अगर समझो उनको समझो 3-4 ही बनाना है, तो वो क्या करते हैं मालूम है, पायरोल को जो एन रहता है ये, इसको लोग क्या कर लेते हैं SiIPR3 ट्राइसोप्रोपाइल सिलाइल ग्रुप लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनको इधर ही ब्रोमिनेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तो सिलेक्टिविटी की बात आ गई, बट अपने को इतना सब पूछा नहीं, खाली डायरेक्ट जनरल पूछा गया अपने को, तो सब जगह ब्रोमीन लग जाएगा मेरे, क्योंकि मुझे अगर कंट्रोल करना है मोनो या डायब्रोमो तो बहुत अलग रूट से जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो उसके हिसाब से अगर आंसर देखे तो अपना आंसर होना चाहिए 1 ही इसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन दिया है। और पिरिडिन की अगर आप बात करें तो पिरिडिन तो तुम्हारा कभी कभी क्या होता है कैटलिस्ट जैसा भी काम करता है। तो जैसे आप पिरिडिन लेते हो, पिरिडिन में जैसे आपने ब्रोमीन डाल दिया, ठीक है, तो पिरिडिन क्या करेगा तुम्हारा, ये बीआर पे अटैक कर लेगा और बीआर माइनस को पोलराइज कर देगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, हाइड्रोलिटिक फिजन को प्रमोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन गया इधर, ये प्लस और ये माइनस, तरीके से सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया, बट ये अगर समझे तुम कुछ टेम्परेचर हीटिंग वगैरह दिया होता आपको, तो आप सोच सकते थे कि भाई ब्रिटेन का अपन को कुछ 3 ब्रोमो पे अटैक होता है, मतलब बेसिकली जनरल हो सकता है, बट इसमें सब कुछ दिया नहीं, तो खाली पोलराइज करके छोड़ देना है, तो ये ऑप्शन हो सकता है अपना इसके अंदर। तो देखो जितने भी आप पिरिडिन का अगर एन कितने जितने भी आप इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो, देखो मिथाइल मिथिलेशन हो गया एन के ऊपर, नाइट्रोसेशन हो गया एन नाइट्रोसेशन, फिर पिडल का ये जो रीजेंट है तुम्हारा असाइल क्लोराइड, ये असाइल क्लोराइड इधर असाइल लग जाएगा, मतलब एन के ऊपर सब इलेक्ट्रोफाइल आ जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। और अगर आपको कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कराना है पिरिडिन पे, तो बहुत फोर्सिंग कंडीशन लगती है, बहुत स्लो होता है रिएक्शन, ज्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, जैसे कि देखो अगर ब्रोमीन और ओलियम कराना, ब्रोमिनेशन कराना है मुझे 3 पोजीशन पे, तो मुझे 130 डिग्री सेल्सियस हीटिंग चाहिए और ओलियम चाहिए, मतलब ओलियम क्या करेगा पहले, ओलियम पहले इससे सल्फोनेशन कर लेगा, इस तरीके से सल्फोनेशन हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर तुम्हारा ब्रोमीन जाता है हाई टेम्परेचर पे इधर। वैसे ये भी है, AlCl3 पहले इधर बाइंड कर लेगा, फिर Cl जाएगा तुम्हारा मेटा पोजीशन पे हाई टेम्परेचर पे। इजी नहीं होता है मतलब इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन कराना, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है मालूम है इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और इसके लिए क्या दिया गया तुमको, इसके लिए तुमको अलग अलग रूट्स दिए गए इसके अंदर, ठीक है, कौन से मेथड से बनाना है इसको, इस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप सब मेथड्स देखते हैं अपन एक बार, बट जो मेन आंसर है इसका पहले वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें जो दिया गया है तुमको पहला आंसर, एक सेकंड, हाँ, तो देखो ये जो मेथड है, ये है तुम्हारा जूलिया ओलिफिनेशन, ये है जूलिया ओलिफिनेशन,
ठीक है। और तो देखो इसमें क्या दिया गया बेसिकली, जूलियो ऑलिफिनेशन में क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड बना के रखी है, डाउनलोड करके रखी है नेम रिएक्शन की। जूलियो ऑलिफिनेशन में देखो, जूलियो ऑलिफिनेशन में हम क्या करते हैं, सेलफोन का कोई डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, क्लासिकल जूलियो ऑलिफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो कोई बेस लेते हैं इसके अंदर से। तो बेस क्या करता है, मान पहले स्टेप में ये एसिडिक प्रोटॉन लिबरेट कर देता है, तो ये इनोलेट टाइप कंपाउंड बन गया। ठीक है, बट इसको क्या बोलेगा, इनोलेट ना बोल के मैं ये सल्फोनिल का है, इसलिए इसको मैं बाद में खाली नेगेटिव चार्ज बता देता हूँ, मेटलेटेड बोल देता हूँ मैं इसको। अब क्या करेगा, मैंने न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल मेरा कार्बोनिल कंपाउंड भी दिया जाता है मुझे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, बेसिकली इधर अटैक कर देगा। और जब ये इधर अटैक करेगा तुम्हारा, तो क्या होने वाला है, तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो ये मेटल इससे इस तरफ आ जाएगा एम के पास से, तो इस तरीके से बन गया। अब ये दोनों ग्रुप बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या प्रीफर करेंगे, दोनों अपोजिट रहने को प्रीफर करेंगे। और वही टाइम में क्या करता हूँ, मैं एक्टिवेटिंग एजेंट डाल देता हूँ। एक्टिवेटिंग एजेंट क्यों डालता हूँ मैं, असाइल क्लोराइड, जिससे क्या हो सके, मेरा ये लिविंग ग्रुप बन सके आगे जाके, ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है मेरा, ओएम वाला जो ग्रुप है, तो ये इधर अटैक कर देगा। तो ये एसिडेट बन गया, और मुझे पता है कि एसिडेट तो भाई लिविंग ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, और बाद में क्या देखना है मुझे इसके अंदर, हाँ बाद में डालता हूँ मैं मेन रीजन मेरा सोडियम एमालगम। तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, ये होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसको अपन बोलते हैं सेट मैकेनिज्म। ठीक है, रेडिकल के हिसाब से होता है, तुमको पता है, तो सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देगा बेसिकली, तो उसके हिसाब से मैकेनिज्म जाने वाला है उसका। तो अभी इसमें क्या करना है मुझे मालूम है, देखो इसका जो मैकेनिज्म होगा तुम्हारा, और नॉर्मली इसमें क्या होता है, जूलियो ऑलिफिनेशन में नॉर्मली मुझे क्या मिलता है, ई एल्किन मिलता है, ई सिलेक्टिविटी, ई एल्किन या फिर ट्रांस एल्किन मिलता है। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखोगे तो इधर दिया गया है। वैसे एग्जाम इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाता है आंसर इसका। तो इसमें क्या देखना है मैंने, देखो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, देखो सोडियम मिथॉक्साइड इधर से H निकाल लेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बाहर चले जाएगा इस तरीके से। तो ये काम करते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये पीएच सल्फोन को निकालना है आपको। सल्फोन को निकालने के लिए आपको सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा वो, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का अटैक इधर ऑक्सीजन पे कर देगा, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर क्या आएगा, इधर से होमोलिटिक फिजन होकर ये रेडिकल इधर बन जाएगा, और ज्यादा स्टेबल के हिसाब से क्या आएगा, ये R2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और R1 इधर रहेगा, तो R2 और R1 ट्रांस आ गए, तो ये अनायन थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, विनाइल अनायन ट्रांस पोजिशन पे, इसलिए ये इसमें मेजर मिलती है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले देखो पीएच SO2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पहले बेस डालोगे तो इधर अनायन बन जाएगा। अब ये अनायन क्या करेगा, ये CHO पे अटैक करेगा। तो ये जब भी CHO पे अटैक करेगा, तो क्या बनने वाला है, ये PHSO2, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये O-, और बाकी एज इट इज 1 2 CO OM, इसको कुछ नहीं होगा। और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए इसके ऊपर अटैक हुआ CHO के ऊपर। ठीक है, तुम बोलोगे एस्टर के कार्बन ब्रेकिंग अटैक होगी, कम इलेक्ट्रोफिलिक है। फिर PHCOCl क्या करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये O- को क्या करेगा, ये O- को कर देगा तुम्हारा OCOPH। ठीक है, फिर क्या आएगा, तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन होएगा तो क्या मिलेगा तुमको इधर पहले, और देखो ये ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। ये जो ग्रुप है तुम्हारे PHCO और ये वाले ग्रुप, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, PH O CO PH, और ये ले लो इधर से CO OMe। इसमें मैं डालूंगा तो इधर क्या मिलने वाला है मुझे, इधर ये ग्रुप भी लॉस हो जाएगा, इधर एक डबल बॉन्ड आने वाला है मेरा, ये पोजीशन में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। पिंक से बता, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा इस तरीके से। तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा ये वाला फाइनली। ठीक है, बट अगर दूसरे जो मेथड है वो क्यों नहीं यूजफुल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसको रफ कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है मुझे, देखो बेस दिया गया मुझे, LDA टाइप बेस दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा, मैं पहले इसको प्रोटॉन निकालेगा इधर से, तो COOMe। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि आंसर नहीं है, बट थोड़ा तुम्हारे को कंसेप्ट हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है मेरा डाइसल्फाइड वाला, तो CMe3 लग जाएगा उसके अंदर, तो CO OMe SMe, बाकी एज इट इज रहेगा। फिर आप NaOH डाल दोगे इसके अंदर, तो ये सल्फोक्साइड बना लेगा इस तरीके से, OMe NaOH क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, H डबल बॉन्ड O Me, फिर इसमें H का एलिमिनेशन हो जाएगा, H के साथ एलिमिनेशन हो जाएगा ये CO OMe, इस तरीके से आपको कंपाउंड मिल जाएगा ये। बड़े कंपाउंड तो मुझे पूछा ही नहीं है, तो बनाने का टेंशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। लिनियर कैटलिस्ट दिया है तो लिवाइल थर्ड जो जैसे ये खाली क्या करेगा, इसको सिस में कन्वर्ट कर देगा। अपने को क्या चाहिए, ट्रांस चाहिए प्रोडक्ट में ना, तो ये भी काम का नहीं आएगा। लास्ट का विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन अगर आप देखते हो तो ये जो इलाइड है तुम्हारा, ये अनस्टेबलाइज इलाइड है, तो अनस्टेबलाइज इलाइड है, तो मुझे पता है कि मुझे जेड अल्किन ही मिलने वाला है, बट क्वेश्चन ने पूछा है मुझे ई अल्किन, तो ये भी मुझे काम करनी है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, बट कंट्रोवर्सी जब भी रहेगी जब भी आपने क्लिडन नहीं पढ़ी होगी। अगर आपने क्लिडन पढ़ी होगी तो ये कंट्रोवर्सी बनेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तुमको, ये 1 डिग्री अल्कोहल दिया है तुमको और ये 2 डिग्री अल्कोहल दिया है तुमको, ठीक है। बाकी रिएजेंट सब दोनों के सेम है, तो इसमें मेजर क्या बनेगा, इसमें मेजर क्या पूछेगा, पूछा है तुमको ये। तो देखो सिंपल अगर मैं देखूं तो मैं पहले इसको प्रोटोनेट कराऊंगा इस तरीके से, ये OH2 प्लस हो जाएगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है तुम्हारा वो भी OH2 प्लस हो जाएगा। तो वाटर जब लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH2 प्लस, ये बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड निकाली दोनों की, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं निकालता हूँ जब भी, तो कैसे निकालूंगा मैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड, उसकी मुझे 1 और 3 पे मेरा पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो मैं इसको डेल्टा प्लस लिख देता है, ऐसा डेल्टा प्लस, इस तरीके से मेरा पॉजिटिव चार्ज घूमने वाला है। तो अभी जो प्रोडक्ट बना, फिर इससे क्या करना है मुझे, HBr डाला, Br माइनस का अटैक कराना है मुझे। तो Br माइनस का अटैक मैं किधर करा सकता हूँ, Br माइनस मेरा, एक सेकेंड में, Br माइनस मेरा इधर भी अटैक कर सकता है, Br माइनस मेरा इधर भी अटैक कर सकता है, बट ये जो टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा, टर्मिनल पोजीशन पे इजी एक्सेसिबिलिटी है, लेस क्राउडिंग है, इसके लिए टर्मिनल पोजीशन पे अटैक कर दूंगा। और एक रीजन क्या है मालूम है, अगर आप टर्मिनल पोजीशन पे अटैक कराओगे और जो आपको अल्किल मिलने वाला है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा तुम्हारा। जैसे कि देखो, अगर मैंने टर्मिनल पे अटैक करा दिया तो मुझे इस तरीके से ब्रोमीन आ जाएगा, और अगर मैंने इधर अटैक करा दिया नॉन टर्मिनल पे, अगर मैंने नॉन टर्मिनल पे इधर अटैक करा दिया, तो इसमें जो अल्किन मिलेगा ज्यादा स्टेबल नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो, इसमें जो अल्किन मिलेगा मुझे वो Br इस तरीके से मिलेगा, तो मुझे पता है अल्किन ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर मिलने वाला है मुझे, ठीक है। तो देखो दोनों को इसमें आपको यही मेजर मिलने वाला है, कौन सा, आप अगर 1 डिग्री अल्कोहल लो या 2 डिग्री अल्कोहल लो, तो Br आपका यही मेजर मिलने वाला है दोनों जगह पे, ठीक है। तो देखो अब इसके आगे एक स्टेप पे तो नहीं, आगे भी दूसरे स्टेप से कॉपर साइनाइड दिया है तुमको। तो एग्जैक्टली कॉपर साइनाइड का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो प्रॉपर प्रूवन नहीं है, मतलब वो SN1 से जाएगा SN2 से जाएगा, ठीक है। बट इधर स्टोइकोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं किया, तो अपने को ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉपर से ब्रोमाइड को साइनाइड को डायरेक्ट CuBr को पोलराइज करके Br को निकाल देंगे, साइनाइड का अटैक करा देंगे इधर। तो देखो एक साइनाइड तो आपको इधर ऐसा बन जाएगा जो कि माइनर होने वाला है, और एक साइनाइड इसके अंदर आपका बन जाएगा ये वाला जो कि मेजर होएगा, ठीक है। तो साइनाइड का अटैक करा दिया हमने इसके अंदर, लास्ट में क्या दिया तुमको, कॉन्क HCl दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें एक विडंबना क्या है मालूम है, कॉन्क HCl दे दे तो हम क्या करेंगे मालूम है, दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, साइनाइड को CO2H में कर देंगे और इसको मैं कर दूंगा CO2H में, ठीक है। तो ये मेरा मेजर होने वाला है, नो डाउट, ये मेरा मेजर होएगा नो डाउट इसके अंदर कोई, ठीक है। बट इसका थोड़ा इशू है, अभी इन दोनों में आपको क्या बताना चाहिए, मैं रेफरेंस ही बताऊँ इस प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली क्या होता है जनरल में जनता, अगर मुझे 2 डिग्री साइनाइड है या फिर 3 डिग्री साइनाइड है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है उसको, थोड़ी विगरस कंडीशन लगती है उसके लिए, ज्यादा टाइम लेना पड़ता है। बट इसमें जो क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए ना, तो देखो जो मेजर है मेरा, तो मेजर क्या बनने वाला है दोनों में मेजर जो रहेगा मेरा ये रहेगा नो डाउट, कौन सा वाला कंपाउंड, प्राइमरी एसिड वाला। तो उसके हिसाब से अगर मैं आंसर मैच करूं
तो P और R मेरा सेम होना चाहिए। P और R किस में सेम है मेरा, 3 और 4 में से आंसर आना चाहिए मेरा इसमें से, ठीक है। तो P और R तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया अभी, Q और S बन गया। Q में जो मेरा माइनर है, Q में जो मेरा माइनर हो जाएगा और S मेरा जो माइनर है, ठीक है, उसमें क्या होने वाला है मेरा, ये कंफ्यूजन क्या आएगा, मुझे डी कार्बोक्सिलेट करा के देखेंगे अपन, इसको बोल देंगे। बट क्लेडन में से रेफरेंस क्लेडन का क्वेश्चन है, तो उसमें डायरेक्टली क्या बताया गया है, वो लोग ने ये 2 डिग्री साइनाइड को लोग ने हाइड्रोलाइज ही नहीं किया है। हालांकि इन जनरल करते हैं अपन, बट ये लोग ने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे है, तो देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक तो क्लेडन है, तो उसमें से पूछा गया है। तो क्लेडन में जब भी आप देखोगे चैप्टर को, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन करके चैप्टर है क्लेडन का, उसमें से लिया गया है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन करके चैप्टर है उसमें से, तो उसमें देखो ये रेफरेंस दिया गया लोग ने। ये देखो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बन गया, ये मेजर बनता है 80 to 87%, ये 30 to 20% बनता है। बाद में साइनाइड का अटैक कराओ दोगे इसके, तो ये 92%, ये 8%। फिर हाइड्रोलाइज कराओगे इसको, ऐसे साइनाइड को हाइड्रोलाइज कराओगे तो खाली ये इसका हाइड्रोलाइज हो, इसका हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से आंसर बनता है मेरा थर्ड वाला। बट हालांकि अगर आपने क्लेडन नहीं पढ़ी तो आपको भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, हम नॉर्मली फोर्थ को ही प्रेफर करेंगे। तो इस बार बहुत चुन चुन के क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड, ये जो क्वेश्चन है, ये भी काफी डिफिकल्ट है। मतलब ये बेसिकली इसको बोलते हैं अपन 1-2 असिमेट्रिक इंडक्शन। तो विदाउट मॉडल तो पॉसिबल नहीं है इसको जज कर पाना, और जाम में हम मॉडल में तो पढ़ाते नहीं इसको इस तरीके से, नेट और गेट को पढ़ाते हैं हम इसमें से। तो 1-2 असिमेट्रिक इंडक्शन बोलो, या फिर और इसको कोई मॉडल्स भी इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, इसकी स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट जो बनने वाला है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ क्रैम मॉडल या फिर फेल्किन एन मॉडल। मेरे को तो फेल्किन एन ज्यादा पसंद है, तो वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक हिंट क्या था मालूम है, देखो इसमें जो भी रिएक्शन होएगा ना मेरा, वो होएगा मेरा कार्बोनिल ग्रुप पे, बराबर है। तो मेरा मिथाइल का स्टोइकोमेट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मिथाइल मेरा अबव द प्लेन है वो अबव द प्लेन रहने वाला है। तो मेरा जो ऑप्शन दिए गए मुझे, उसमें से देखो सेकंड या थर्ड में से आंसर आने वाला है, क्योंकि इधर देखो मिथाइल की स्टोइकोमेट्री इंटैक्ट है। तो दो ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन होगा, दो ऑप्शन के लिए मुझे मॉडल ही बना के दिखना पड़ेगा। तो जब इसके मॉडल बनाते ना अपन, तो कैसे बनाते हैं मालूम है, देखो ये ले लिया मैंने एक सर्कल, न्यूमैन फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको अभी, और मैंने क्या कर दिया इधर कीटोन, ये मिथाइल को इधर ले लिया मैंने इधर इस तरीके से, ठीक है, COMe। और जो मेरा लार्जेस्ट ग्रुप है, तो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है मेरा इधर, एन। ये देखो अभी ये जो कायरल सेंटर रहेगा, देखो कायरल सेंटर बाजू वाला, ये वाला कायरल सेंटर जो रहेगा, तो पीछे जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है इधर मुझे कायरल सेंटर, ये मेरा ये कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इसमें मेरे पास में 3 ग्रुप है, मिथाइल है, H है और ब्यूटाइल है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है मेरा, ब्यूटाइल है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, एन ब्यूटाइल को मैं इधर परपेंडिकुलर रखता हूँ कभी भी CO के ऊपर से। ये मॉडल है बेसिकली, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। जो लाइटर ग्रुप है वो मैं रखता हूँ 120 के एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू CO, तो इधर रखना पड़ेगा मुझे H। मीडियम जो ग्रुप है मेरा ये मिथाइल, तो मिथाइल जो मेरा मीडियम ग्रुप है, जो मैं CO के पास रखूंगा। स्मॉलेस्ट ग्रुप मेरा, स्मॉलर जो ग्रुप है मेरा वो 120 के आसपास रहेगा CO के, और जो लार्जेस्ट ग्रुप है मेरा एन ब्यूटाइल, वो मेरा रहेगा परपेंडिकुलर। इस तरीके से देखते हैं अपन ये मॉडल। अब ये मॉडल मैंने क्यों बताया तुमको, कि इससे अपन प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो जो हाइड्राइड आ रहा है मेरा NaBH4 क्या करेगा, सोर्स ऑफ हाइड्राइड, तो वो हम क्या करते हैं, स्मॉलर साइड से अटैक कराते हैं इसका, नियर टू ये वाले कम, नियर टू H वाले साइड से। और इसका जो एंगल होता है बेसिकली अटैक करने का, वो होता है तुम्हारा 107 डिग्री के आसपास होता है एंगल, जिसको अपन बोलते हैं बुर्गी डुनिट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री आपको पता है, कोई चीज का अटैक कराते हैं अपन तो उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरह अटैक होगा, जब इस तरीके से अटैक होगा ये, तो इसके बाद में जो न्यूमेन बनने वाला है अपना, तो देखो मैंने क्या कर देना है, पीछे वाले को मैंने कुछ नहीं चेंज कर देना, पीछे वाले को मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि उधर कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना मेरा। जो भी अटैक हो रहा है मेरा कार्बोनिल पे अटैक हो रहा है, तो उस पर मुझे कुछ चेंज कर, कार्बोनिल पे ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो देखो ब्लू से मैं कर देता हूँ इसको, तो हाइड्राइड हाइड्राइड आएगा इधर से, हाइड्राइड बना लूंगा मैं इधर, ये मेरा हो जाएगा O-, बट बाद में इसको मैं OH कर दूंगा। तो मैं इधर डायरेक्टली क्या करता हूँ, OH कर देता हूँ। इसको एक काम करता हूँ, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये OH और ये मेरा मिथाइल जो पहले था, नई क्या चीज है, ये ब्लू वाला हाइड्राइड है। अब देखो बस इतना आ गया तुमको, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा अभी। अब देखो मुझे जो आंसर दिए गए ना,
तो मुझे आंसर दिए गए क्या, कैसे आंसर दिए गए मुझे, ये 2 और 3 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को एक लाइन में लेके आ गए वो लोग, है ना, स्टैगर्ड फॉर्म में बना के। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे एन ब्यूटाइल के सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मिथाइल लाना पड़ेगा, जब भी तो मैं लॉन्गेस्ट चेन बना सकता हूँ। तो मुझे पीछे वाले को रोटेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं क्या करता हूँ, फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट करता हूँ मैं, इस तरीके से रोटेट करता हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन मेरे एक साइड में आ जाए। तो देखो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया ये, तो पीछे वाले को मैंने कुछ नहीं किया आगे, एन ब्यूटाइल मिथाइल एच, ठीक है। सामने जो है मैंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो रोटेट कर दिया, तो एच को इधर लिख लिया मैंने, ठीक है, और मिथाइल को इधर लिख लिया मैंने ये वाले, और ये वाला OH इधर आ गया। मतलब मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 120 डिग्री से, ठीक है। जब भी देखो अगर आपको एक स्टैगर्ड से दूसरे स्टैगर्ड में जाना है तो आपको 120 डिग्री रोटेशन करना है, अगर आपको स्टैगर्ड से एक्लिप्स जाना है तो 60 डिग्री का रोटेशन करना है, इसलिए मैंने 120 डिग्री रोटेशन किया। अब देखो लॉन्गेस्ट जो ग्रुप है मेरा ये एक लाइन में आ गए, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप क्या है मेरा, वेज पे है, जिसको मैंने, तो ये एच भी मेरा वेज पे हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे डैश पे आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखोगे तो मेरा सेकंड वाला हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, दोनों एच जो है मेरे, एक एच मेरा अबोव द प्लेन है और एक एच मेरा बिलो द प्लेन है, इस तरीके से देखो, ये एच इसमें बिलो द प्लेन है और ये एच इसमें अबोव द प्लेन है, जिसमें आपको ये मिल रहा है। तो ये पूरा जो मॉडल के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपको मॉडल अपने जय में नॉर्मली पढ़ते नहीं है बच्चे, तो आप ये आंसर प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए। तो क्लेडन में एक चैप्टर है डाइस टू सिलेक्टिविटी करके, अगर आपको और डिटेल जानना है इसका तो आप क्लेडन के इससे चैप्टर पढ़ लो, या फिर हमारे चैनल पे हमारा जो चैनल है केमस्पार्क का, तो उसमें एक वीडियो बनाया मैंने हिस्टोरी केमिस्ट्री के फोल्डर के अंदर, फेल्किन एंड रून पे, उसमें काफी डिटेल में बनाया मैंने, ऑलमोस्ट 2 वीडियो बनाया इसके ऊपर मैंने, उसमें बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने, कॉन्फ्रोथ मॉडल क्या होता है, उसके आगे सिप्लेक मॉडल क्या होता है, बहुत काफी डिटेल में बताया मैंने उसके अंदर, ठीक है, वो एक बार देख लेना। और क्लेडन में देखो ये इस तरीके से दिया गया है, सीओ ग्रुप को इस तरीके से लोग ने रखा है, इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें ये नहीं है। जब इसको आप इस तरीके से बनाओगे, सीओ एमई, फिर लार्जेस्ट ग्रुप इधर रखोगे एन ब्यूटाइल, स्मॉलर ग्रुप इधर एच, और मीडियम ग्रुप इधर मिथाइल, तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है तुम्हारा, कोई गलत नहीं आएगा इसमें। कल इसमें क्या आएगा तुम्हारा अटैक, तुमको इस तरीके से बताना पड़ेगा, हाइड्राइड का अटैक, तो इसका जब भी प्रोडक्ट लिखते हो आप जब भी, वो इस तरीके से हो जाएगा, एच ओ एच एम ई एन ब्यूटाइल एम ई और ये हाइड्राइड, इस तरीके से इसको रोटेट करना पड़ेगा आपको, एन ब्यूटाइल और मिथाइल, तो आंसर सेम ही आएगा इसका। देखो क्लेडन में काफी अच्छे से, क्लेडन में भी काफी अच्छे से दिया है, ये देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, जो भी आपने डिस्कशन किया, ठीक है। इसमें यही पोजीशन पे क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेबल रहेगा कन्फर्मर, ये इसके लिए स्टेबल कन्फर्मर के सबसे मॉडल बनाया मैंने इसको। अब ये क्वेश्चन भी देखो इजी था बट लेंथी था थोड़ा, मतलब ठीक है, मतलब जैम के हिसाब से थोड़ा लेंथी था ये, बस नॉर्मली अपन जैम में इतना मैकेनिज्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर जो हाइड्रोजन है मेरे, ये मेरा कौन सा है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है इसके पास में, और बेस दे दिया है मुझे, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है मेरे पास में एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन जो होगा बेसिकली नोवेन जेल होएगा, नोवेन जेल टाइप बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि नोवेन जेल में क्या होता है, हम बेसिकली अमीन वाले बेस ज्यादा यूज करते हैं, पिरिडीन हो गया, अमोनिया हो गया, नोवेन जेल कंडीशन हो गया ये बेसिकली। तो जब इसका आप प्रोडक्ट लिखते हो तो आप क्या, आपके बेस है आपके इसमें, तो आप इनोलेट बना लोगे, इनोलेट का अटैक आप इसके एल्डिहाइड के ऊपर करा लोगे, तो इमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेगा आपका पहले स्टेप पे, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नाइट्रोजन, पिरिडीन को तो कुछ नहीं होएगा, इधर जो आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा इस तरीके से, COOET COOET, तो ये आपका बन जाएगा नोवेंजल कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। बाद में आपने क्या किया, इसके अंदर डायमिथिलामीन यूज किया है, डायमिथिलामीन, तो डायमिथिलामीन अगेन क्या करेगा, देखो 1,4 एडिशन करेगा इसके अंदर, ठीक है, 1,4 एडिशन करेगा तो 1 2 3 4 है ना, माइकल एडिशन, अमीन भी माइकल एडिशन करता है तुम्हारा, हालांकि अमीन का भी जो है बॉर्डर लाइन पे आता है बेसिसिटी, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसा ट्रीट रहेगा ये, तो ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा 1,4 पे, जैसे ऊपर साइनाइड ने अटैक किया था, तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वैसे ही बना लेते हैं अपन इसको। तो इधर क्या होगा, 1,4 एडिशन जो भी होएगा तो मैं एन मिथाइल मिथाइल इस तरीके से बना लेता हूँ, और CO2 ET इस तरीके से बना लेता हूँ।
अब देखो यदि क्वेश्चन क्या आ सकता है तुमको, सर आपने आप नाइट्रोजन का अटैक इधर भी तो करा सकते थे, आपने इधर ही क्यों करा? मतलब मैं नाइट्रोजन का अटैक इधर भी तो करा सकता था, ठीक है। बट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किधर मिलेगा मुझे वो देखना है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किधर मिलेगा मुझे, इसका 1,4 एडिशन कराता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है मेरा, CN बॉन्ड में इंट्रोड्यूस करा रहा है इसके अंदर ना, इस तरीके से, तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसके लिए 1,4 एडिशन हो गया, माइकल एडिशन हो गया। तो पहला रिएक्शन क्या था, नोवेंजल कंडीशन था, दूसरा क्या था, माइकल एडिशन था, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आंसर मेरा, हाँ एक हिंट मिल गया, मेरा आंसर, तो मेरा आंसर जो रहेगा 1 या 4 में से होना चाहिए। उसके नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं, LLH4। LLH4 क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा CO2 और इसको भी रिड्यूस कर देगा CO2 को, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, हाइड्राइड रिएजेंट है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है मेरा, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, N डाइमिथाइल डाइमिथाइल CH2OH CH2OH, डायल बन गया और 2 इथेनॉल मेरे बाहर चले जाएंगे, है ना। ये बन गया मेरा LLH। लास्ट में क्या दिया मुझे, BF3HCHO, BF3 और फॉर्मल्डिहाइड दिया मुझे। अभी इधर कंफ्यूजन क्या हो सकता है तुम्हारे पास में, आप मैनेज करेंगे या साइक्लेशन करेंगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। तो देखो मैनेज नहीं कर सकते कि उसमें तुम्हारा सेकंड रेमिन दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तुम्हारा, वो इमाइन बना ही नहीं सकता स्टेबल, ठीक है। बट देखो BF3 दिया गया है तुमको, तो BF3 क्या करेगा, BF3 कैटलिस्ट जैसा काम कर सकता है। इसको, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना सकता है इसको। तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H H, इसको BF3 को ऐसे ड्रॉ कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इसके वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जो सेंटर है मेरा, ये बन रहा है मेरा मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये बन रहा है मेरा मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो अभी क्या होगा, ये OH फटाक से अटैक कर देगा इधर, ठीक है। तो जिसको ये जो बनेगा इमीडिएट प्रोडक्ट मेरा इसके अंदर, तो साइक्लेशन की तरफ ही जा रहे हैं आप। थोड़ा और आपको इसके अंदर थोड़ा और अच्छा कंसेप्ट चाहिए ना, तो आप क्या करना, प्रिंस करके रिएक्शन है, प्रिंस रिएक्शन, वो थोड़ा पढ़ लेना। तो देखो OBF3 हो जाएगा ये, और ये OH ऐसे ही रहा, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से पहले बन जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज लिख लो चाहिए तो, लिटिल मैकेनिज्म कर सकते हो तुम उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। और B के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या आएगा मालूम है, ये H निकल जाए, ये फिर क्या आएगा, ये वाला OH इधर अटैक करेगा और ये पूरे को बाहर फेंक देगा, और ये भी बाहर चले जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा तुम्हारा, BF3 वाटर, फिर से तुमको बाहर आ जाएगा ये इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइक्लाइज हो जाएगा। तो जब साइक्लाइज हो जाएगा ये N, अब इसकी रिंग बना लेते हैं अपन, बहुत शॉर्टकट मार लिया अपन ने। तो ये बन जाएगा तुम्हारा OCH2 इस तरीके से, ठीक है। O चले गया, तो साइक्लेशन हो गया, तो आपको बन जाएगा फोर्थ वाला प्रोडक्ट इस तरीके से। एक बार आप प्रिंस रिएक्शन भी देख लेना, ऐसा ही कुछ तो प्रिंस है, खाली इसमें अल्किन और उसका प्रोडक्ट आता है। हाँ अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसने क्या दिया तुमको, ओनली ये अल्किन बनने वाला है तुम्हारा, सिर्फ ये अल्किन बनने वाला है। तो उसके हिसाब से तुमको स्टार्टिंग मेटल प्रेडिक्ट करना है, और ये E2 एलिमिनेशन ही है ना, E2 एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तुमको, तो E2 एलिमिनेशन होने वाला है ये। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे अपन, तो इसके क्या करना पड़ेगा, अपने को सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, चेयर फॉर्म में समझ में आएगी अपने को। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, पहले चेयर फॉर्म, 4 चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये हो गई पहली चेयर, ये हो गई दूसरी चेयर, मतलब 3 घंटे आपको एकदम बांध के रखा होगा एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, विदाउट मैकेनिज्म कुछ पॉसिबल नहीं होगा, या फिर विदाउट ड्राइंग, स्पेशली ऑर्गेनिक में। और मैं हमेशा बच्चों को बोलते आ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक तुम्हारा क्या होता है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है अच्छा रैंक्स लाने के लिए। अब देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अभी इसको अपन ग्रुप पे प्लेस कर देते हैं। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, 1,4 वाले जो ग्रुप है ना, देखो 1,4 जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो आप, 1 मिथाइल और आइसोप्रोपाइल जो है, सब जगह क्या है, ट्रांस है मेरे पास में, ठीक है।
तो मिथाइल इधर बिलो द प्लेन है, तो आइसोप्रोपाइल मेरा अबो द प्लेन हो जाएगा इस तरीके से। मिथाइल मेरा बिलो द प्लेन है, तो आइसोप्रोपाइल मेरा अबो द प्लेन हो जाएगा। मिथाइल मेरा बिलो द प्लेन है, तो आइसोप्रोपाइल अबो द प्लेन हो जाएगा। तो ये तो सब जगह कॉमन ही है, खाली क्लोरीन की हेरा फेरी की है लोग ने बस खाली। तो एक जगह क्लोरीन क्या है मेरा, फर्स्ट अगर देखता हूँ मैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन मेरा एक्चुअली बिलो हो जाएगा अभी, ठीक है। दूसरा क्लोरीन अगर मैं प्लेस करता हूँ जो कि आइसोप्रोपाइल के बाजू में है, जो इक्वेटोरियल बिलो हो जाएगा इस तरीके से। थर्ड एग्जाम्पल अगर देखता हूँ तो क्लोरीन मेरा क्या है, एक्चुअली अबो हो जाएगा इस तरीके से। फोर्थ एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, तो मिथाइल के बाजू में क्लोरीन आ गया, तो वो इक्वेटोरियली अबो हो जाएगा इस तरीके से। एम आई राइट? यस। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको कि भाई एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको ये वाला, तो उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, किसमें मेरे को दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं वो मैं अवॉइड कर देता हूँ पहले। तो जब मैं वो ड्रॉ करूंगा, तो देखो इधर जो ये एच है, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, और ये एच है, तो इधर ही प्रोडक्ट, इधर भी एलिमिनेशन हो सकता है, इधर भी एलिमिनेशन हो सकता है, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं मेरे को। तो दो प्रोडक्ट अगर मिलेंगे मुझे, तो एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक प्रोडक्ट ऐसा भी तो रहेगा, मिथाइल वाला इधर आ जाएगा, सेकंड ना, ये वाला भी इधर प्रोडक्ट मिल सकता है मुझे, ठीक है। और ये वाला तो मिलेगा ऑब्वियसली, ये वाला ही मिलेगा इसके अंदर, ये वाला भी मिलेगा, तो ये अवॉइड कर लूंगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर चले गया मेरा, ठीक है। अभी देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, थर्ड वाला भी ऑप्शन ऐसा ही है, देखो ये एच, ये भी एंटी है इसके, ये एच इसके भी एंटी है, ठीक है। तो इधर भी आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये इसमें क्या मिल जाएगा मुझे, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, आइसोप्रोपाइल इधर आ जाएगा, एक मिथाइल इधर रहेगा, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा जो नॉर्मल बनाया है हमने, जो दिया है तुमको, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल इस तरीके से। थर्ड वाला भी ऑप्शन चले गया, तो वन और थर्ड तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब कंपटीशन बचा भाई, किसमें कंपटीशन बचा अभी, सेकंड में और फोर्थ में देखना है अपने को, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में मुझे जल्दी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या दिया गया इसके अंदर तुमको, इक्वेटोरियल पे दिया गया है क्लोरीन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, इसको भाई रोटेट करके देखना पड़ेगा, या अगर आप रोटेट करोगे भी, बिना रोटेट करे बिना आएगा क्या तुमको, एक सेकंड में देख लेता हूँ। Cl और H, नहीं रोटेट करना ही पड़ेगा तुमको, फ्लिप करना ही पड़ेगा बेसिकली तुमको। तो इसको अगर मैं फ्लिप करता हूँ, तो इसका मिरर इमेज टाइप ड्रॉ करते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा, मिथाइल इक्वेटोरियली बिलो से एक्चुअली बिलो हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल इक्वेटोरियली अबो से एक्चुअली अबो हो जाएगा, हालांकि स्टेबल नहीं रहेगा, कंफर्म, बट अपने को एलिमिनेशन देखना है, इसके लिए मैं करा रहा हूँ ये। और Cl इक्वेटोरियली बिलो से एक्चुअली बिलो हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ को अगर मैं फ्लिप करूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो देखो इसमें जो मिथाइल बिलो था इक्वेटोरियली, वो एक्चुअली बिलो हो जाएगा। फ्लिपिंग में क्या होता है बेसिकली, जो एक्चुअल अबो होता है वो क्या होता है, इक्वेटोरियल अबो हो जाता है, और जो इक्वेटोरियल अबो होता है वो एक्चुअल अबो हो जाता है, या बिलो भी बोल सकते हैं तुम। जो इक्वेटोरियली बिलो था वो एक्चुअली बिलो हो जाता है। फोर्थ वाला अगर देखो, ये इक्वेटोरियली अबो है, तो ये एक्चुअली अबो हो जाएगा। और क्लोरीन किधर है भैया, क्लोरीन मेरा सेकंड पोजीशन पे, जो कि इक्वेटोरियली अबो है, तो अभी वो हो जाएगा एक्चुअली अबो, इस तरीके से बना लिया हमने। तो इधर क्या देखा मान में मैंने, जब ये सेकंड और फोर्थ का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो देखो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेसिकली, देखो अभी इसको एच को बताता हूँ, देखो ये एच इसके एंटी है, और ये एच इसके इक्वेटोरियल है, ठीक है। वैसे अगर आपने देखा दूसरा स्ट्रक्चर, तो देखो इधर भी वैसे ही कैसे कुछ, ये एच इसके एंटी है, और ये एच इसके इक्वेटोरियल है, मतलब 120 के एंगल पे है, 180 के एंगल पे नहीं है। तो भाई कैसे आंसर निकाले अभी इसका, ये देखने ऐसी चीज है। तो देखो दोनों में से क्या आएगा, जो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी तुम्हारी, ठीक है, वो किधर होने वाली है तुम्हारी, ये वाली। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि इसमें अगर आप देख रहे हो ना, देखो ये आइसोप्रोपाइल है और ये एच है, ठीक है। और इधर क्या है तुम्हारा, आइसोप्रोपाइल और क्लोरीन है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा तुम्हारा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये मोर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल, मोर क्राउडेड, 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। या फिर एफ ट्रेन भी तुमको पता होगा, एफ वाला फंडा ही पता होगा तुमको, तो ठीक है। नहीं एफ ट्रेन नहीं पता होगा जैम लेवल पे, ऐसे क्राउडिंग के हिसाब से देख लो, तो मोर क्राउडेड रहेगी ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ये मिक्सर प्रोडक्ट दे सकता है, मतलब मुझे ये वाला भी इसमें एलिमिनेशन कर जाएगा, ठीक है। पर ज्यादा फेवरेबल जब
180 डिग्री का अगर एंगल होता है मेरा एंटी एलिमिनेशन का, एंटी पेरिप्लिनर का, वो ज्यादा फेवरेबल होता है मेरा। बट भाई इधर क्या आएगा, थोड़ा मजबूरी है इसके पास में फोर्थ वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा क्राउडिंग आ रहा है, तो थोड़ा वो नॉर्थ दूसरे एलिमिनेशन के रूट से भी जा सकता है। तो जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिलेगा आपको एक, वो आपको मिल सकता है सिर्फ ये वाला एग्जांपल में। कौन सा एग्जांपल है, सेकंड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से काफी दो दो को एलिमिनेट करना इजी था, दो को थोड़ा डिफिकल्ट है एलिमिनेट करना इसके अंदर। अभी आ जाते हैं तुम्हारे डिल-सेल्टर रिएक्शन में। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो डाइन तो भाई कुछ नहीं है, डाइन तो सीधा साधा है, इसमें कुछ नहीं दिया है इसमें। बट डाइनोफाइल अगर आप देखोगे ना, तो डाइनोफाइल में आपको क्या दिख रहा है, दो फेज दिख रहे हैं आपको। ये एक फेज दिख रहा है आपको और ये एक फेज दिख रहा है। ठीक है, और मुझे पता है कि भाई नॉर्मल डिल-सेल्टर रिएक्शन अगर होता है तो मुझे क्या होना चाहिए, डाइनोफाइल मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और डाइन मेरा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। बट इधर तो डाइन कुछ नहीं है इसके पास, तो ये एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो डाइनोफाइल के हिसाब से देखना होगा। डाइनोफाइल में क्या दिख रहा है मुझे, ये जो मोर विड्रॉइंग हो सकता है कंपेयर टू ये वाला। क्यों, मिथॉक्सी तुम्हारा प्लस एम ग्रुप है और मिथाइल तुम्हारा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा या फिर प्लस आई रहेगा। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रिलेटिवली ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिलेटिवली देखना है अपने को। ठीक है, तो जो मेरी मेजर रिएक्शन होने वाली है, तो देखो ये फेस से होने वाली है मेरी मेजर रिएक्शन। ये फेस को तो मैंने टच भी नहीं कर देना है, या फिर माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है उसके अंदर। तो ये जो मिथाइल है मेरी और ये जो हाइड्रोजन है, ये मेरा बनने वाला है डाइनोफाइल। ये पार्ट लेना है मुझे रिएक्शन में डाइनोफाइल के। ठीक है, इसको फेस सिलेक्टिविटी भी बोल सकते हो तुम। और ये रिएक्शन होगा मेरा। और देखो डिल सेल रिएक्शन क्या होती है, सिस एडिशन होता है बेसिकली, इसमें सिस साइक्लो एडिशन होता है। तो जो मेरा मिथाइल और जो एच है, अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल में सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस होने चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं आंसर देखूं तुम्हारा चारों में से, तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरा थर्ड वाला, जिसमें मिथाइल और हाइड्रोजन मेरे सिस है। उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा अगर तुमको इतना पता है तो फर्स्ट किधर सकते हो तुम, फेस सिलेक्टिविटी। अगर आपने मिथॉक्सी वाला फेस सिलेक्ट कर लिया तो भाई आंसर रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो आप 1 को मार्क करके आ जाओगे। तो जो कम विड्रॉइंग ग्रुप, जो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है डाइनोफाइल का पार्ट, उसको मैंने लेना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे देख सकते हो, पेरिसाइक्लिक के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए मेरा कंपाउंड बन जाएगा इसके अंदर थर्ड वाला। ठीक है, हाँ अभी आ जाते हैं भाई रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है टॉलरेंस रीजन के साथ में। तो देखो अगर मेरे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है, जिसको मैं लिखता हूं HOH, या फिर ऐसा OROH। देखो ये क्या है तुम्हारा, इसको मैं बोलता हूँ हेमी एसिटल, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेमी कीटल। ठीक है, या फिर अल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, या फिर मेरे पास में हाइड्रोक्सी कीटोन है जैसे कि CO, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है R, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये जितने भी कंपाउंड है मेरे, ये सब क्या होते हैं, टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। टॉलरेंस रीजन क्या होता है तुम्हारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है तुम्हारा। ठीक है, तो वो सिल्वर में उसको रिड्यूस कर देते हैं इस तरीके से, जितने भी कंपाउंड रहेंगे तुम्हारे, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। ठीक है, तो तुमको क्या देखना है बेसिकली, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो अल्डिहाइड एक आंसर हो जाएगा तुम्हारा, हेमी एसिटल हो जाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते तो मैं कीटोन को भी प्रेफर करता, बट एसिटल हो गया, कीटल हो गया, कीटोन हो गया, ये सब रिएक्शन नहीं देते रिड्यूसिंग शुगर टॉलरेंस के साथ में। ठीक है, तो एक आंसर बचा मेरा अल्डिहाइड का और हेमी एसिटल का। और ग्लूकोज का एग्जाम्पल तो पता होगा तुमको। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप देखोगे। सुक्रोज अगर देखा होगा आपने कभी एग्जाम्पल में, तो देखो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि उसके अंदर हेमी एसिटल भी नहीं होता है, और ग्लूकोज हो गया, ये सब तो रिड्यूसिंग होता है तुम्हारे। तो खाली ये लिंकेज तुमको देखनी होती है बस इसके अंदर। तो इसका आंसर अल्डिहाइड और हेमी एसिटल ही होने वाला है तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुमको, हैंड स्प्लिटिंग सिंथेसिस। अभी हैंड स्प्लिटिंग सिंथेसिस बेसिकली काफी ट्रेडिशनल मेथड है प्रोटीन बनाने का। ठीक है, तो बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये मल्टीपल सिलेक्ट वाला क्वेश्चन है, MSQ टाइप क्वेश्चन है कि अगर आप मैकेनिज्म देखोगे ना, तो डार्जन तो सवाल ही नहीं है इसमें। डार्जन और मैनिस को तो तुम ऐसे अवॉइड कर दोगे, ये और ये तो बनेगा ही नहीं इसके अंदर। तो आंसर मेरा कंफ्यूजन माइकल में और अल्डोल में आता है। कुछ बुक्स क्या करती है, अल्डोल के हिसाब से इसको बताती है, और कुछ बुक्स में इसको माइकल के हिसाब से बताया, इसलिए लोग ने वो जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है तुमसे।
मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम समझो एक बुक है तुम्हारी जूल्स एंड मिल्स करके हेट्रोसाइक्लिक की, उसमें दिया गया है कि भाई क्लासिकल जो मेथड है हेंस पेडिन का सिंथेसिस का, वो है तुम्हारा 1,3 डाइकेटोन के हिसाब से उन्होंने मेंशन किया है, 1,3 डाइकेटोन का स्टार्टिंग मटेरियल। और जब तुम लेस्लो गोटी पढ़ोगे या तो विकिपीडिया पढ़ोगे ना, तो तुमको दिया गया है बीटा कीटो एस्टर तुम्हारा क्लासिकल मेथड है। तो आईएससी वाले भी बहुत शाने हैं, उन लोग ने स्पेसिफिक पूछा है क्वेश्चन। तो एक्चुअल जो मेथड है ना तुम्हारा, वो बीटा कीटो एस्टर से लिया गया है तुम्हारा। बट जब भी तुम 1,3 डाइकेटोन देख लोगे ना, तो तुम उसमें अल्डोल कंडेंसेशन में आ जाता है तुम्हारा। बट जो बीटा कीटो एस्टर है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा नॉर्वेन जेल टाइप रिएक्शन होता है और माइकल एडिशन होता है। नॉर्वेन जेल तो किधर मेंशन नहीं किया मुझे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और माइकल एडिशन तुम्हारा जो होता है वो आरडीएस स्टेप भी होता है, इसके अंदर रिडिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो इसके लिए तुम्हारा आंसर बनना चाहिए सिर्फ सेकंड वाला माइकल एडिशन। हाँ, अभी तुम फर्स्ट दे सकते हो, डिस्कस करते। देखो जो एक्चुअल मैकेनिज्म है इसका, देखो R1 R2, R1 R2 तुम्हारा क्या हो सकता है, बीटा कीटो एस्टर भी हो सकता है, मतलब ये 1,3 डाइकेटोन भी हो सकता है, बीटा कीटो एस्टर भी हो सकता है। ठीक है, उसकी तो लेना देना ही नहीं अपने को, मैकेनिज्म से लेना देना, क्योंकि मैकेनिज्म ही पूछा है अपने को। तो देखो मैकेनिज्म अगर देखो मैंने आपका, ये देखो क्या बन रहा है, पहले इनामाइन बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से इनामाइन बन जाएगा एक मेथड में ये। और एक जगह क्या हो रहा है तुम्हारा, एक जगह क्या हो रहा है तुम्हारा, नोवेंजिल हो रहा है। देखो ये बन रहा है तुम्हारा नोवेंजिल इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा नोवेंजिल टाइप, और ये बन रहा है तुम्हारा इनामाइन। ठीक है, अब देखो मेन क्या देखना है मुझे इसके अंदर, नोवेंजिल बोलो इसको, या तो अल्डोल भी बोल सकते हैं ऐसे इसको। एक सेकंड रुको, हाँ नहीं, बीटा की टोस्टर लेके तो अल्डोल नहीं बोल पाएगी इसको अपन। ठीक है, नोवेंजिल टाइप ही बोल सकते हैं इसको। तो इनामाइन बन रहा है एक जगह, नोवेंजिल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हो तुम, इधर इधर बना रहे हो तुम माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर बना रहे हो इधर तुम। ठीक है, और इधर क्या है, ये डोनर है, इनामाइन, इनामाइन जो डोनर, अच्छा डोनर होता है। तो देखो ये तुमने कर दिया इधर 1,4 एडिशन मैकेनिज्म में, माइकल एडिशन वाला। बाद में क्या करते हैं अपन, साइक्लेशन कर देते हैं इंट्रामोलिकुलर, ये साइक्लेशन हो गया। तो इस तरीके से आपको डायड्रोप्रोटीन बनता है, फिर आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है इसका। तो मेन जो इसमें स्टेप है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा आरडीए स्टेप होता है, 1,4 एडिशन मेन जो स्टेप होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप तुम कोई अच्छी बुक्स पढ़ते हो ना, तो इसमें ये नोवेंजिल टाइप कंडेंसेशन दिया गया है इसके अंदर। तो इसका आंसर होना चाहिए जहां तक है मेरे हिसाब से, माइकल एडिशन नहीं होना चाहिए। बट देखो कुछ बुक्स है ना, आप जब भी पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से ही मिल जाएगा। उन्होंने इसको अल्डोल कंडेंसेशन नाम दे दिया है, 1,3 डाइकेटोन ले लिया, इधर 1,3 डाइकेटोन ले लिया। तो उन्होंने क्या किया, पहले पहले इसका अल्डोल बना दिया पहले इस तरीके से, बेस तो था ही तुम्हारे पास में, तो इसका ये अल्डोल टाइप बना दिया इसको। तो देखो ये आपको मिल जाएगा अल्डोल से, और फिर क्या कर दिया, इसका माइकल एडिशन कर दिया। बट कुछ रिसर्चर होते हैं जिनको मतलब बहुत चुल होती है, मतलब कि भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो उनको क्या पता चला मालूम है, उनको पता चला कि इनामाइन जैसा कोई इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा ये इस टाइप का इंटरमीडिएट नहीं बनता है जो हमने इधर बनाया है, इनोन टाइप इस टाइप का नहीं बनता है, इनामाइन टाइप बनता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर तुम्हारा माइकल एडिशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये बुक पढ़ोगे ना, लाइज्लो कुर्टी, ये मैकेनिज्म मैंने लाइज्लो कुर्टी से लिया है। इसमें काफी स्पेसिफाई कर दिया, मतलब कि इसमें जो इंटरमीडिएट उसने आइडेंटिफाई किए हैं, वो इनामाइन टाइप आइडेंटिफाई किए हैं, अल्डोल टाइप ने आइडेंटिफाई किया है। तो बट बच्चे तो बच्चे हैं यार, अभी तुम किधर इतना पढ़ोगे लेस्लो कुर्टी वगैरह, आईसी वाला बहुत ही इस बार ये निकला। तो ये मैकेनिज्म भी है, बट ये प्रूवन नहीं है मैकेनिज्म ज्यादा, इसलिए उसने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखो ये काफी सिंपल था, इसमें कोई, इसमें तो भाई तुमको कुछ ये करना चाहिए, आईसी वाले को बोलना चाहिए भाई अच्छा क्वेश्चन दिया मुझे। तो देखो बट इसमें भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये ट्रांस अल्कीन है तुम्हारा। अब ये जो कंपाउंड होता है तुम्हारा, रिएक्शन होता है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी होता है। तो ट्रांस का ट्रांस ही करना, रख देना है तुमको, और कुछ नहीं कर देना है। तो उतना भी अगर आपने ध्यान दिया तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि देखो 1 वाले में उन्होंने क्या किया, एक्सिस वाले ट्रांस दे दिया, थर्ड वाले में भी एक दोनों एक्सिस एक ट्रांस दे दिया है, फोर्थ वाले में ट्रांस एक्सिस दे दिया, तो सेकंड वाला ऑप्शन बनने वाला है तुम्हारा। और ये क्या है तुम्हारा,
सिमोन स्मिथ रिएक्शन बेसिकली, रिएक्शन होगी सिमोन स्मिथ, ठीक है। बट तुमने अगर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया होगा तो तुम मिस्टेक कर जाओगे इसके अंदर। देखो जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है ना, ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, वो स्पिन इन्वर्जन वगैरह वाला फंडा आता है, जिसमें आपको सीस और ट्रांस का दोनों मिक्सचर मिल जाता है। बट भाई लोग ने स्पेसिफाई कर दिया है तुम्हारे सामने कि भाई सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट स्टेट है कार्बिन का, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली ट्रांस कंपाउंड देख लेना है तुमको बस इसके अंदर। तो इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा, पी और क्यू अलग अलग है, वो भी सेम नहीं है, क्योंकि अगर आप पी और क्यू का अगर समझो आरएनएस निकाल के देखते हैं अब इसका, तो ये आ जाएगा एस, ये आ जाएगा एस, ये आर, ये आर, और ये तो भाई यूजलेस है, इसमें स्टोइकोमेस्ट्री मेंशन है नहीं किधर, ये यूजलेस है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्टोइकोमेस्ट्री का, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपाउंड है दोनों भी, इनएंशियोमर है दोनों भी बेसिकली, पी एंड क्यू क्या है तुम्हारे इनएंशियोमर है। तो इसके लिए तुम्हारा एक काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका मैकेनिज्म ही नहीं बताऊंगा मैं। अब आगे कंट्रोवर्सी वाली चीज, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पूछ लिया गया है तुमको, ठीक है। अब देखो ये जो कंपाउंड है तुम्हारा, इसको अगर आप क्रेग रूल से देखते हो, क्रेग्स रूल जो होता है, तो आप खुशी खुशी बोल दोगे भाई ये तो नॉन एरोमेटिक है। बट अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से आप देखते हो, तो ये जो कंपाउंड है तुम्हारा -100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहता है, उसके आगे क्या होता है, ये पॉलीमराइज होना चालू कर देता है, डाइमराइज होना चालू कर, पॉलीमराइज होना चालू कर देता है। तो डेटा के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ये कंपाउंड मेरा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। हकल रूल तो नहीं बता पाएगा इसको डायरेक्टली। हाँ, और तुम क्या देख सकते हो डायरेक्टली, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, स्प्लेनर है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बट -100 डिग्री, तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये कंपाउंड तो भाई नॉन एरोमेटिक ही है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कंपाउंड भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है, बट अगर तुम रिसर्च लेवल पे जाओगे तो भाई इसको भी तुम नॉन एरोमेटिक बोलोगे, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है बॉन्ड लेंथ का, एक बॉन्ड लेंथ तुम्हारा ऐसा चले जाता है, और एक मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बॉन्ड लेंथ जो है इसका आर वैल्यू R1 लिख लेता हूँ मैं, और ये R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। नॉर्मली एंटी एरोमेटिक में ऐसा होता नहीं, बट स्टेबिलिटी के लिए भाई कुछ भी करेगा तो बॉन्ड लेंथ को ये ऊपर नीचे कर लेता है वो। तो जब कोई कोई बुक में देखोगे तो ये कंपाउंड तुम्हारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कॉन्जुगेशन भी नहीं। बट एकेडमिक लेवल पे भाई मैं क्या करूंगा, 1 और 3 मेरे क्या हो जाएंगे, 1 और 3 मेरे एंटी एरोमेटिक है, और 4 भी। तो 1, 3, 4 होना चाहिए एकेडमिक लेवल पे, अगर उसका आंसर निकालो तो मैं, ठीक है। लेट्स सी क्या बोलते हैं आईआईसी की आंसर की। हाँ, अब ये भी भाई एक सर के ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन था, ये क्या पूछा था लोग ने, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो हैज वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, तो अभी भाई रेड कलर टोमेटो का क्यों रहता है, लाइकोपिन की वजह से। तो लाइकोपिन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हालांकि आप जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें स्टार्ट इंट्रोडक्शन लाइकोपिन से होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपिन, जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड ही है सब तुम्हारे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ब्रोमीन को डिकलराइज करेगा, और ओजन के साथ में क्लीव भी हो जाएगा वो। तो इसके हिसाब से तुम्हारा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पूछा था ये, तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए तुम्हारा। सिल्वर मिरर टेस्ट तो कुछ काम का ही नहीं इसके अंदर, और ना ही तो हाइड्रोजन काम में आएगा तुम्हारा इसके अंदर। तो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर बन जाएगा 1 और 3। बट यही है कि इसमें भाई तुमको लाइकोपिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो लाइकोपिन भी अगर आपको पता है तो इन करके आप निकाल लोगे भाई, डबल बॉन्ड तो रहने वाला है उसके अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंपाउंड विच गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद केमिनोफॉल। काफी इजी क्वेश्चन नहीं है। तो इससे अपन क्या करते हैं मालूम है, अगर समझो मेरे पास में कोई बेंजीन है, उससे कनेक्टेड बेंजाइलिक हाइड्रोजन एक तो होना चाहिए, अगर एक भी मेरा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इधर, तो क्या होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है ये बेंजोइक एसिड बना लेता है इस तरीके से, है ना। तो उसको ही देखना था मुझे, तो देखो इधर CH3 पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बट ये कंपाउंड ही अलग है, इसमें बाइफिनाइल है, ठीक है। तो ये तो कुछ काम का नहीं, बेंजोइक एसिड तो देने वाला नहीं मुझे ये, तो ये जो कंपाउंड देगा मुझे क्या देगा, वो दोनों जगह एसिड लगा देगा इस तरीके से, CO2H CO2, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन बेंजोइक एसिड। ये यूजलेस है, बिकॉज नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, इधर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इधर बेंजाइलिक, तो ये दोनों क्या बना लेंगे मेरे पास में, बेंजोइक एसिड बना लेंगे। तो ये भी मल्टीपल सिलेक्ट का क्वेश्चन था, तो 3 और 4 दोनों आंसर हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन था ये।
ये क्वेश्चन भी इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है तुम्हारा। मतलब क्या पूछा गया इसमें तुमको, टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स क्या है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया इमेज, आई होप तुमको दिख रहा होगा। तो देखो टर्पिन्स क्या होते हैं बेसिकली, टर्पिन्स जो रहते हैं तुम्हारा, इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है आइसोप्रीन, 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन होता है ये। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा 5 कार्बन होते हैं, C5 2 4 5 6 7 8, C5H8। ये रबर में भी होता है तुम्हारा, नेचुरल रबर जो होता है, ठीक है, नेचुरल रबर भी जो होता है तुम्हारा, उसमें भी ये आइसोप्रीन तुम्हारा बेसिक यूनिट होता है। बट जब भी तुम इसको थोड़ा बायोसिंथेसिस वगैरह पढ़ते हो ना टर्पिन की, तो आइसोप्रीन से बनता है तुम्हारा जो अलेली कंपाउंड बनता है, एक है नाम याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली उसका अभी, उससे बनता है बेसिकली। बट अपने को खाली वो सब देखना ही नहीं है। देखो आइसोप्रीन क्या होता है, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं। तो अगर मेरे 5 के मल्टीपल्स में रखा, मेरे पास में C5 है, C10 है जिसको मैं बोलता हूँ मोनोटर्पिन, C15 डाइटर्पिन, C20 C25 C30, अगर मैंने 5 के मल्टीपल्स में अगर कार्बन है तो मैं इसको बोलूंगा टर्पिन्स। और टर्पिनट्स क्या होते हैं बेसिकली, टर्पिनट्स में कार्बन तो चेंज नहीं होगी बट उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, OH वगैरह। तो ये पूरे जो एग्जाम्पल है, खाली मुझे खाली क्या करना है, मुझे अगर 5 के मल्टीपल्स में अगर मेरा कार्बन है तो बस वो हो जाएगा टर्पिन्स, और OH ग्रुप है बट 5 के मल्टीपल्स में कार्बन है तो टर्पिनॉइड्स, वही देखना था मुझे। तो देखो पहला एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लो बस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है तो भाई ये तो टर्पिन्स है या टर्पिनॉइड्स है, ऑक्सीजन है इसके लिए। ये वाला अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी है टर्पिन्स, 6 7 8 9, 1 2 3 3 और 6 9 10 11, ये 11 कार्बन हो गए तो ये नहीं है। ये भी है 3, हाँ 10 हो गए, 6 7 8 9, 6 7 8 9 10 11, ये नहीं है, 12 कार्बन हो गए। ये देख लेते हैं 3 6 10, ये भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी है, 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये नहीं है, 6 10 11 12 13 14 15, ये है, 15 कार्बन है इसमें 5 के मल्टीपल से। 6, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 10 11 12 13 14 15 बराबर। ये देख लेते हैं अभी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी है। ये क्या है तुम्हारा, अरे यार इतने कोड गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये नहीं है। ठीक है, टोटल कितने हो गए मेरे पास में फिर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स है मेरे पास में। ठीक है, इसमें टर्पिन्स कौन से हो जाएंगे मेरे, 6 7 हो गए मेरे टर्पिन्स, बाकी जितने भी है मेरे पास में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, ये मेरे टर्पिनॉइड्स हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा लेंथी था, बस वही टेंशन था इसमें बस। इसको लास्ट में करते हैं अपन, ये पहले कर लेते हैं। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है तुमको, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो मॉलिक्यूल तो अनसिमेट्रिकल है तुम्हारा, ये मॉलिक्यूल तो तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 2n वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कितने स्टीरियो सेंटर है इसके पास में, एक स्टीरियो सेंटर है ये दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, 3 स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तुम्हारा, तो 2:3 कर देंगे अपन, तो आंसर आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, अगर तुम इसको डिराइव करने की आदत है, अगर तुमको फॉर्मूला यूज करने की आदत नहीं तो भी कर सकते हो। देखो पहला वाला जो मेरा स्टीरियो सेंटर है वो सीस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करना है मुझे, दूसरा वाला जो है मेरा, ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, तो ये सीस आर हो सकता है या सीस एस हो सकता है। ट्रांस वाला भी ट्रांस आर हो सकता है या ट्रांस एस हो सकता है। फिर तीसरा स्टोरेज सेंटर पे अगर जाओगे तो इसको भी मिक्स करना पड़ेगा तुमको, तो मैं क्या करूँगा उसके अंदर सी लिख देता हूँ मैं, सीस को, सीस हो सकता है, सीस हो सकता है या आर हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, या फिर ट्रांस हो सकता है वो तीसरा स्टोरेज सेंटर, सीस हो सीस तो पहले सही था, सीस और आर, इसको भी ऐसे देखेंगे अपन,
सिस सिस एस ट्रांस सिस एस, इसको वैसे लिखेंगे अपन सिस ट्रांस आर ट्रांस ट्रांस आर, इसको वैसे लिखेंगे अपन सिस ट्रांस एस ट्रांस ट्रांस एस। मतलब देखो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने खाली क्या किया, इधर एक चीज नहीं डाली ना मैंने, देखो ये तो कॉमन ही है सब जगह, ये पहले वाला का ही लिया है मैंने, खाली ये चीज नहीं डाल देगा, तो इस तरीके से मेरे क्या हो जाएगा, 8 स्टीरियोआइसोमर हो जाएगी। इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला की आदत नहीं होगी तो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है। और हाँ देखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए भी वीडियो बनाया मैंने ऑलरेडी, अपने चैनल पे मिल जाएगी तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री के फोल्डर के अंदर। अभी आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। अब ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे क्योंकि इसमें तुमको क्या पता चलता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह तुम पढ़ते हैं तो एक्जैक्टली बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो चीज अपन केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्टली पढ़ा देते हैं, बट एक्चुअली वो कैसे बनती है वो सब चीज तुमको इधर पता चलती है ना। तो देखो इसमें क्या दिया है तुमको, सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स की अगर बात कर रहे हैं, अगर मेंशन नहीं किया है तो मैं इसको 2b लूंगा डायरेक्टली, ठीक है। दो लेवल के बीच में जो गैप होता है तुम्हारा स्पेक्ट्रा में, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, वो दिया है तुमको 3.826, तो 2b की जो वैल्यू है मेरी वो है मेरी 3.8626 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ दिया है, और क्या पूछा है मुझे, बॉन्ड लेंथ assume it does not change during rotation। अच्छा बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हुआ है तो नहीं तो नॉर्मली तो चेंज होते रहता है हमेशा वो, बट मैं मेंशन कर, तो मुझे क्या पूछा, बेसिकली बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ इन CO पूछा गया है। और क्या क्या दिया है मुझे, NH कार्बन का, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना है बस, फॉर्मूला खाली पढ़ा है बस बेसिकली, बाकी डायरेक्टली निकाल सकते हो तुम, इसके अंदर कुछ इसमें इशू नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा वो हो जाएगा, हाँ ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, कोई भी बुक से मिल जाएगा तुमको स्टैंडर्ड, अगर तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक पढ़ते हो तो मैंने क्वेश्चन देखा था बहुत पहले, ये KL कपूर में, KL कपूर के बुक में एज इट इज क्वेश्चन दिया गया है ये। तो इसका अगर फॉर्मूला देख ले तो बॉन्ड लेंथ इसका कैसा होता है, माइक्रो इसका जेरम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा वो होता है H8π² I से लिखते हैं अपन, ठीक है। बट इसको क्या करते हैं अपन, स्प्लिट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन क्या करते हैं, इसको निकालना जाएंगे अपन तो क्या करते हैं, μr² लेते हैं अपन उसको डायरेक्टली, फिर H8π² μr² आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये डिराइव भी कर सकते हो तुम, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से इसको तो डिराइव भी कर सकते हो μr² कैसे आता है I से। बस बाकी फिर क्या पूछा है तुमको, r² निकालना है तुमको, r² को बाहर लेके आ जाओ, अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारा, H8π² μc बच जाएगा, बस b इतना लिखना है बस तुमको, फिर r निकालना है वो जिसको तुमको स्क्वायर रूट निकाल के इसका जो भी आएगा आंसर। तो सब कुछ तो दिया है तुमको, तो पहले I तुमको सबसे पहले तुमको रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा, म्यू निकालना पड़ेगा तुमको, है ना। तो म्यू निकालोगे तुम इसका C × O का और C + O से निकाल लोगे, बाकी तो एज इट इज कुछ इसमें मुझे इशू नहीं लग रहा है तुमको। 1.13 या फिर 1.12 के आसपास आंसर आएगा शायद तुमका, इसका तुम्हारा, इसका बुक्स में देख रहा हूँ मैं तो डायरेक्टली इसको, तो इसका आंसर तुम्हारा वही आना चाहिए 1.13 या फिर 1.12 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर, एंगस्ट्रॉम में पूछा है, हाँ। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था अपना स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था आपसे डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ये वाला, हाँ देखो ये एग्जांपल में एक्चुअली क्या पूछा है मालूम है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल BF3 and CH4 इज, हाँ देखो नेट डायपोल मोमेंट देखोगा इसके तो 0 ही आती है इसकी नेट डायपोल, ठीक है। बट मुझे क्या दिखेगा इसमें, BF की स्ट्रेचिंग वगैरह भी तो दिखेगी इसके अंदर, इसकी स्ट्रेचिंग तो दिखती है ना मुझे, CH की स्ट्रेचिंग दिखेगी मुझे इसके अंदर, तो इसके लिए ये बोथ BF3 एंड CH4 मेरे क्या हो जाएंगे, इंफ्रारेड एक्टिव हो जाएंगे मेरे, ठीक है। बट माइक्रोवेव इनएक्टिव है, बट वो तो मुझे कुछ पूछा ही नहीं तो मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं उसके अंदर, वो देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे स्पेसिफाई मुझे नहीं किया गया इसके अंदर, क्योंकि CH4 माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगा, बट वो सब पूछा ही नहीं मुझे तो उसका इशू नहीं है। खाली मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने नेट डायपोल मोमेंट देखा था, बट मुझे इंडिविजुअल अगर देखूंगा तो
BF का स्ट्रेचिंग दिखेगा मुझे और CH का स्ट्रेचिंग भी दिखेगा मुझे इंफ्रारेड में, तो इसके लिए वो इंफ्रारेड एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आई गेस अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। ओवरऑल देखो थोड़ा डिफिकल्टी है, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कट ऑफ जो रहेगा तुम्हारा 40-45 तक ही रहेगा, मतलब मैक्सिमम लोग, मतलब कट ऑफ तो कम ही रहेगा, मतलब 10-15 के बीच में ही रहेगा कट ऑफ तो। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ मैक्सिमम लोग की जो परसेंटेज आएगी 40-45 के बीच में आने वाले हैं तुम्हारे। तो देखो बियॉन्ड 40 अगर रहेगा तो तुम सेफ साइड हो IIT के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या बोलती है की। तो ऑलमोस्ट देखो मैंने जहां तक रेफरेंस बुक से रिफर करके बनाया है, बट कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन है, जैसे कि वो हैंड्स का एक था, फिर तुम्हारा एक वो था क्या बोलते हैं इसको, वो एंटीरोमेटिक वाला फंडा था, तो ये तो थोड़े रिसर्च लेवल पे हो जाता है। तो देखो एग्जैक्टली की क्या बोलता है IISc का, फिर डिसाइड करते हैं अपन। चलो गुड लक, बाय बाय।